नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौंत। इस कहानी को अपनी सराबोर आवाज़ से नवाजा है जैस्मिन ने। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं प्रेमचंद जी की ही कहानी लेके आई हूँ आपके सामने, जिसका शीर्षक है सौत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आराम से रहता था। घर में किसी चीज़ की कमी ना थी और वो लोग मीडियम क्लास के फैमिली थी, ना ज़्यादा अमीर ना गरीब, और ठीक से उनका खर्चा चल रहा था। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके जो भी संतान होती वो होके मर जाती। इस तरह से रामू की बीबी रज़िया ने धीरे धीरे करके 3 बच्चों को अलग अलग समय पे जन्म दिया, जो कि 2-2 3-3 दिन के होके या कुछ समय के होके मर गए। इस समय रज़िया की गोद खाली थी और वो बहुत दुखी रहती थी संतान ना होने की वजह से। बहुत साल गुजर गए। दोनों ने प्रौढ़ावस्था में कदम रख दिया। लेकिन इधर कुछ दिनों से रज़िया देख रही थी कि रामू का स्वभाव बहुत बदल गया है। बात बात पे झगड़ा करना, मारपीट करना और नुक्ताचीनी निकालना, हर काम में लड़ाई झगड़ों का पॉइंट ढूंढना और हर तरह से उसको प्रताड़ित करना, कई कई दिन घर से बाहर रहना, बिना बात नाराज हो जाना। इस तरह के क्रियाकलाप से रज़िया का माथा ठनका। वो सोची कि कहीं व्यापार में शायद नुकसान हो गया है या कोई और बाहर मसला है, किसी से झगड़ा हो गया है शायद, इसलिए वो सहती रहती और ज़्यादा विरोध ना करती, क्योंकि वो घरेलू औरत थी। एक बार की बात है कि रामू सवेरे निकल गया। रज़िया ने सोचा काम पे गए हैं, वो अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। दोपहर में देखती क्या है कि रामू एक औरत को लेके घर में प्रवेश कर रहा है। उसने सवालिया निगाहों से दोनों की तरफ देखा और उस स्त्री को ले जाके पलंग पे बैठा दिया। रज़िया को बुलाकर बोला कि देख, ये स्त्री जिसका नाम दासी है, ये मेरी पत्नी है। अब ये यहीं रहेगी और तू भी यहाँ रहे और ये भी यहीं रहेगी, और दोनों यहाँ कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना। और दासी यहाँ नहीं आई है, इसलिए इसका ख्याल रखना। रज़िया भौचक्की होकर उसकी बात सुनती रही। उसको यकीन ना था कि रामू चरित्रहीन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सालों का साथ था दोनों का। कभी रामू ने किसी को नज़र उठा तक के ना देखा था और रज़िया पर जान लुटाता था। बस इधर कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदल गया था, लेकिन इतना बड़ा वो कदम उठा लेगा उसने ख्वाबों में भी ना सोचा था। एकदम से उसके हृदय गति रुकती हुई सी महसूस हुई, लेकिन कुछ बोल ना सकी। आंखों से आंसू बह चले, जुबान न खुली, चुपचाप खड़ी सोचती रही। फिर जाके एक कोने में बैठ गई। रामू और दासी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि रामू ने रज़िया की तरफ बिल्कुल देखना तक बंद कर दिया। रज़िया ने खाना खाया या नहीं खाया, वो बीमार है कि नहीं है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसे क्या चीज़ चाहिए, इससे रामू को कोई मतलब नहीं था। बस वो दासी में खोया रहता। दासी एक नौजवान यौवना थी, छरहरी काया, बोलती हुई बड़ी बड़ी आँखें, चंपई रंग, किसी भी पुरुष को अपने बस करने के लिए काफ़ी थे। और वो इतराई हुई पूरे घर में टहलती और खिलखिला के बात बात पे हंसती। उसे घर के कामों से कोई सरोकार ना था।
रज़िया कबाड़ की तरह, फालतू सामान की तरह घर में पड़ी रहती और काम भी करती और तिरस्कृत भी रहती, लेकिन कुछ बोल ना पाती। आघात से उसका सीना छलनी हो चुका था। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की ज़ुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौंत। लेकिन वो जाती तो जाती कहाँ। इस तरह दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, रामू दोपहर में लौट के आया और चरपाई पे लेटी हुई दासी को एक चुनरी उड़ा दी। वो चुनरी रामू बाजार से लाया था और दासी उसे ओढ़ के पूरे घर में इतराती फिर रही थी, खिलखिला रही थी। और रज़िया कोने में अंधेरे में बैठी ये सब दोनों के क्रियाकलाप देख रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि इन्हीं दिनों के लिए ऊपर वाले ने मुझे ज़िंदा रखा है, इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाती। यही सब सोच रही थी। इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे और वो सब कुछ अपनी आंखों से देखकर बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन की बात है कि रामू की दूसरी स्त्री को आए बहुत समय गुजर चुका था और रज़िया की साड़ी, जो कि बहुत दिनों से उसने पहन रखी थी, वो तार तार हो चुकी थी, फट के। रामू को उसकी कोई चिंता नहीं थी, उसकी तरफ देखता तक ना था। तो हिम्मत जुटा के रज़िया ने रामू से कहा कि मेरी साड़ी बिल्कुल फट गई है, घर के किसी किसी काम से मुझे बाहर जाना पड़ता है, मुझे एक सस्ती सी कोई साड़ी देख कर ला दो ताकि समाज में मेरी लोक लाज बची रहे। रामू ने कहा, पैसे नहीं हैं, देखती नहीं घर का कितना खर्चा बढ़ गया है, अकेला कमाने वाला हूँ, तुम लोग को हर वक्त पैसे की और सामान की सोचती रहती है, तू कैसी औरत है। रज़िया ने कहा, मैं घर में पड़ी रहती तो कोई बात नहीं थी, मैं ऐसे ही रह लेती, लेकिन लोग मुझसे सवाल करते हैं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है अर्धनग्न अवस्था में घर के बाहर निकलना, और लोग मुझे खराब नज़रों से देखते हैं तो मैं लाज से गड़गड़ जाती हूँ। तुम ही बताओ ऐसी हालत में मैं क्या करूँ। रामू ने कहा, जब पैसे आएंगे तो देखी जाएगी। रज़िया बोली, चुनरी लाने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे थे, अब मेरे लिए साड़ी लाने के लिए। रामू ने आधी बात सुनी, खिसिया के बोला कि देख खबरदार, आज के बाद तूने अगर दासी की बराबरी करी तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अपनी उम्र देख और उसकी उम्र देख, उसके खेलने हंसने के खिलखिलाने के दिन हैं, तेरा क्या, तू तो अब बूढ़ी हो गई है। वो जार जार रोने लगी, फिर उसने मुंह ना खोला और अपनी एक और बर्बादी को देखकर उसके होंठ सिल गए। आगे कुछ ना बोल पाई, सिर्फ रोती रही और खामोश हो गई। इसी तरह एक बार किसी और बात पर झगड़ा हुआ तो रज़िया से रामू ने साफ कह दिया कि देख, तू हम दोनों को बर्दाश्त कर पाए तो ठीक है, वरना तू कहीं भी जा सकती है, तू मेरी तरफ से आज़ाद है। रज़िया बोली, मैं इस स्त्री की तरह आपके साथ नहीं आई हूँ, आप मुझे सारे समाज के सामने ब्याह के लाए हो, हर इंसान गवाह है कि मैं आपकी ब्याहता हूँ, ऐसे कैसे चली जाऊँ। रामू बोला, लाने वाला भी मैं हूँ, निकालने वाला भी मैं। अगर तू कुछ सह ना पाए, तुझे कुछ भी बुरा लगे तो ये रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े तू हमसे ना किया कर। तुझे जहाँ जाना है तू चली जा, हम तो ऐसे ही रहेंगे। रात भर रज़िया रोती रही, कोई हल ना निकला। रामू बिल्कुल विमुख हो चुका था और अपनी सारी गिरी हुई हरकतों की पराकाष्ठा को पार कर चुका था। उसके ऊपर सिर्फ दासी का जादू बोल रहा था, इसके अलावा उसे कुछ नहीं सूझता था। कई कई दिन घर में पड़ा रहता, काम पे ना जाता,
और इस तरह से ना अपनी बर्बादी देख रहा था, ना घर की बर्बादी, ना लोक लाज, ना शर्म, ना समाज। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौंत। और सिर्फ अपने रास रंग में खोया रहता। जब ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़े तो एक बार रज़िया की गैरत जाग उठी। रात भर रोती रही। फिर रात के आखिरी पहर में एक कठिन फैसला उसने ले लिया। दिल दिमाग की लड़ाई हो रही थी। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था। आखिर में दिल जीत गया। ये फैसला लिया रज़िया ने कि अब मैं एक पल इस घर में ना रुकूंगी। ना मेरी यहाँ इज्जत है, मैं किसके लिए यहाँ रहूं। सारे गांव वालों को पता है मेरे लिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। अब मैं किसके लिए यहाँ रहूं। ना मेरी कोई इज्जत है। जिनके लिए मैं यहाँ रुकी हूँ वो भी कबाड़ से बदतर मुझे समझते हैं। अब मैं यहाँ ना रहूँगी। इस तरह से रज़िया सवेरे उठी और जो फटी साड़ी उसने पहन रखी थी, उसी फटी साड़ी के अलावा उसने एक तिनका लिया मकान से और घर से चली गई। जबकि जब वो इस घर में आई थी तो छोटी सी गृहस्थी के अलावा कुछ न था। उसने इतने सालों में इस गृहस्थी को इतना बड़ा कर दिया था, तिनका तिनका जमा करके, अपनी इच्छाओं को मार के, पैसे जमा करके, और इस घर को इतना बसा दिया था कि उसको हर बात याद आ रही थी कि कैसे मैंने कहाँ पे कुर्बानी दी, कितने बातों से अपने दिल को तोड़ा, तब मैंने ये गृहस्थी बसाई थी जिसको आज मैं एक झटके में ठुकरा के जा रही हूँ। पर उसे कोई मोह रोक ना पाया। वो चलती गई और इस गांव के बगल में एक और गांव था जो इससे सटा हुआ था। दोनों गांव के काशिंदे और बाशिंदे एक दूसरे को जानते थे क्योंकि दोनों का आना जाना था, ज़रूरतों पर भी और रिश्तेदारियां भी थी। सब एक दूसरे को जानते थे। रज़िया उसी गांव में चली गई। वहां जाते ही रज़िया की कुछ कुछ कहानी तो सबको मालूम थी वहाँ, क्योंकि वहाँ रिश्तेदारियाँ भी थी, लोग आते जाते थे। और जब रज़िया को सामने देखा तो रज़िया के सब्र का बांध टूट गया। जहाँ लोगों ने उससे हमदर्दी से कुछ पूछा तो फूट फूट के रोने लगी और सारी व्यथा कह सुनाई। लेकिन रज़िया को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि रज़िया को सबने हाथों हाथ इसलिए लिया कि रज़िया एक बहुत मेहनती औरत थी और बहुत कुशाग्र बुद्धि की मालिक थी और बहुत सुलझी हुई औरत थी और शरीफ औरत थी। इसलिए उस गांव में उसको तुरंत काम मिलने लगे। इस तरह से रज़िया कभी भूखी नहीं मरी और उसके खर्चे होने लगे अपने दम पे। धीरे धीरे करके रज़िया को बहुत से काम मिलने लगे। उसने बहुत मेहनत की, पैसा जोड़ा और कालांतर में एक छोटा सा घर बना लिया। घर बना के धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे गृहस्थी जमा की। गृहस्थी के बाद फिर उसने धीरे धीरे काम करना और मेहनत करना ज़्यादा शुरू कर दिया ताकि और अपने ख्वाबों को पूरा कर सके और ये दिखा सके रामू को कि देखो, मैं तुमसे अलग होके भी जी सकती हूँ और अपने दम पर खुद जिंदा रह सकती हूँ। यही मकसद था उसका। उसने बहुत मेहनत की और कुछ सालों बाद उसने खेत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा खरीद लिया उस पर खेती बाड़ी करने के लिए। धीरे धीरे करके 2 बैल भी आ गए। इस तरह से उसकी गृहस्थी मजबूत हो गई। बाहर काम करना उसने बंद कर दिया क्योंकि अब उसे अपने घर के कामों से, खेती बाड़ी से, बैलों के दाना पानी से, साफ सफाई से फुर्सत न मिलती थी। गांव के लोग देखकर उसकी बहुत इज्जत करते और अपने दम पर जिस तरह से उसने खुद को संभाला था, अपनी गृहस्थी को बनाया था, तो
सबके दिल में उसकी बहुत इज्जत बढ़ गई। इस तरह से वो बहुत ही चैन आराम से रहने लगी। लेकिन यादें थी कि कभी कभी दिल में टीस सी उठती, हर बात याद आती, लेकिन फिर अपनी इस गृहस्थी को देखकर कि मैं फालतू में परेशान हो रही हूँ, दुख के अलावा मुझे उन बातों से कुछ ना मिलेगा, इसलिए वो फिर इसी में व्यस्त हो जाती अपनी गृहस्थी में और खुश होने की कोशिश करती। पास पड़ोस में चली जाती, बैठ जाती औरतों के पास जाके, या उन लोग को बुला लेती। इस तरह उसका समय कट रहा था। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौत। एक बार की बात है, वो कुएं पे पानी भरने गई तो वहां पे 2-3 औरतें पहले से खड़ी बातें कर रही थीं। उसको देखकर उन औरतों ने बात जारी रखी और जब वो आ गई तो धीरे से उससे बोली कि रज़िया, तुमने कुछ सुना? रज़िया बोली, क्या हो गया, बोलो, किस बात के संबंध में? कुछ कुछ कहना है क्या? आप लोग के साथ कोई दिक्कत क्या? औरतें बोली, हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने सुना है कि तुम्हारा आदमी रामू अपने गांव में बहुत सख्त बीमार है, खबर आई है। अभी कल ही रात में कोई बात कर रहा था, तो हम लोग यही बातें आपस में कर रहे थे कि पता नहीं क्या सच है या तुम्हें पता है कि नहीं। रज़िया बोली, मुझे क्या करना है, बीमार तो पड़ा रहे, मरे, कल का मरता आज मर जाए। जो दुर्दशा उसने मेरी करी, जिस हालत में मैं आपके गांव आई, आपने देखा न था मेरी क्या हालत थी। उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो मेरी खुददारी थी और जीवनी शक्ति थी कि मैं आज आपके सामने भली चंगी और स्वस्थ खड़ी हूँ और ईश्वर मेरे साथ था। लेकिन उस आदमी ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, कोई कसर ना उठा रखी थी, घर से बेघर कर दिया, कितनी बेदर्दी से मुझे भगाया था। क्या मैंने बताया न था? मरे तो मरे, आज के बाद उसकी कोई खबर मुझे न देना, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए तो उसी दिन मर गया था जिस दिन वो उस उल्टा को लेकर मेरे घर में आया था, मेरी सौत को। ये कह के वो गुस्से से झटके से उसने पानी भरा और सर पे घड़ा रख के वापिस हो ली। घर आकर उसका माथा ठनक रहा था, गुस्से के मारे बदन कांप रहा था, जज्बात काबू में न थे, जो सोचना नहीं चाह रही थी ध्यान उसी की तरफ बार बार जा रहा था। फिर दिल दिमाग की लड़ाई होने लगी। जितना वो विचारों को झटकती उतना विचार उसे घेरते। घर के आज किसी काम में मन ना लग रहा था। जिन यादों को वो पीछे छोड़ आई थी, आज वो यादें फिर ताज़ा हो गई थी, जख्म हरे हो गए थे और वो बेबस पा रही थी अपने आप को उन यादों से पीछा छुड़ाने के लिए। उसकी हर साथी उसकी आंखों में थी कि रामू ने किस तरह उसकी बेकदरी करी, लेकिन दिल कह रहा था कि वो भी सोच कि जो तेरे साथ उसने वक्त गुजारा था, कितना प्यार वो तुझे करता था और तेरे बिना खाना ना खाता था, कहीं जाता ना था काम के अलावा। जब तू बीमार पड़ती थी, 4-4 दिन तेरे पलंग के पास बैठा एकटक देखता रहता था, तेरी सेवा करता था। भूख प्यास काम काज और नींद सब कुछ भुला के वो तेरी सेवा में लगा रहता। इस तरह से सब ख्याल बीती यादों के आते जाते रहे और फिर वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। सोची कि मैं क्या करूं भगवान, अब मुझे किस दुविधा में डाल दिया। बहुत मुश्किल से भगवान मैंने अपने आप को संभाला, ये कौन सा इम्तिहान है, अब मैं क्या करूं। लेकिन उसके दिल से इंसानियत वाली आवाज़ आई, इस वक्त वो बीमार है और तू अच्छी औरत है, शरीफ औरत है, उस गांव में और इस गांव में तेरी बहुत इज्जत है,
लोग तुझे बहुत इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। अगर उसे सचमुच में कुछ हो गया तो लोग तेरी छवि को दूसरी तरीके से देखेंगे और तू अपना फ़र्ज़ पूरा कर। वो तो उसकी लाई हुई औरत है, तेरी सौत है, लेकिन तू तो ब्याहता है उसकी। आखिर अच्छा है या बुरा है तो तेरा आदमी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की ज़ुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौत। एक बार देखा उसे, तेरे दिल को शांति मिल जाएगी। तू अपना फ़र्ज़ पूरा कर। इस तरह से ख्यालात आते आते सवेरा हो चला था, रात गुजर रही थी। वो कश्मकश में थी। वही पुराना वाकया उसे याद आ गया कि कैसे मैं रात भर तड़पी थी और सवेरे घर छोड़ के आ गई थी, और आज फिर वो गांव मुझे पुकार रहा है। मेरी रात, वही रात ताज़ा हो गई जो मैं एक बार फैसला लेके आई थी। इस तरह वो सवेरे फिर उठ खड़ी हुई, एक गंभीर फैसला लेकर। उसने कोठरी से कुछ रुपये निकाले और उन रुपयों को लेकर ताला कुंजी लगाकर दरवाजे में, और तुरंत अपने उस गांव की तरफ चल दी जिसको वो छोड़ आई थी और कसम खाई थी कब इधर का कभी रुख ना करूंगी। लेकिन इंसानियत जीत गई। उसके कदम तेजी से अपने घर की तरफ पड़ रहे थे। रामू का चेहरा रह रह के उसकी आंखों में आ रहा था, और उसकी सब साथियाँ इस समय उसकी आंखों से गायब थी। वही प्यार, वही मोहब्बत, वही हमदर्दियाँ जो दोनों ने साथ में बिताई थी उसकी आंखों में तैर रही थी। इस वक्त उसे और कुछ याद ना था, और रामू की बीमारी, उसका तड़पता चेहरा और सब कुछ उसकी आंखों में तसव्वुर की तरह तैरने लगा। उसके कदम पहले तेज चले, फिर दौड़ने लगे, और आखिर दौड़ते दौड़ते वो अपने घर के सामने जाके जब खड़ी हुई तो देखा घर के चारों तरफ बहुत भीड़ लगी हुई है। एक अनजानी आशंका से कांप उठी कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, लेकिन जब यहाँ तक आई है तो अंदर जाना ही है, ये सोच के उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। लोगों ने उसकी शक्ल देखी, तुरंत पहचान गए, उसको रास्ता दे दिया, कुछ न बोले। और बरामदे में चरपाई पे रामू लेटा छत की तरफ देख रहा था। रामू नहीं, उसका कंकाल लेटा था। बस हड्डियां ही हड्डियां दिख रही थी, गड्ढों में धंसी दो आंखें, निस्तेज चेहरा, बिना हरकत के हाथ पांव। ये सब देखकर वो रोने लगी, मुंह में कपड़ा अपना साड़ी डाल के, और सारी स्त्रियां उसको देखकर सिसकने लगी। और उसने रामू की आंखों के सामने अपना चेहरा करा तो रामू की आंखों में कुछ चमक सी जागी। इतनी ताकत न थी कि गर्दन घुमा के उसको देख लेता। उसको कोई गंभीर बीमारी थी, लेकिन शायद उसकी सांसें रज़िया के लिए रुकी हुई थी। उसके पाप उसको जिंदा रखे हुए थे, इसलिए कि जिसका गुनहगार है एक बार उससे माफ़ी मांग ले, फिर मौत के मुंह में चला भी जाए तो कोई बात नहीं है कि उसने क्षमा कर दिया। यही वजह से वो शायद जिंदा था। उसकी काया को देखकर ऐसा ही महसूस हो रहा था। रज़िया जार जार रो रही थी और उसके सीने पर सर रख के रोने लगी कि ये तुमने अपनी क्या हालत कर ली। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। और क्या तुमने दुनिया में अकेले ऐसा काम किया है? बहुत से पुरुष ऐसा करते हैं, और मैं बहक गई थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। रामू उसकी तरफ निस्तेज आंखों से देखता रहा कुछ देर। इसके बाद उसके हाथों में हल्की सी हरकत हुई और दोनों हाथ जुड़ गए रज़िया की तरफ, और फिर एकाएक दोनों हाथ गिर पड़े सीने के ऊपर
और आंखें पथराई हुई छत की तरफ देखती रह गईं। सबने हिलाया डुलाया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौंत। देखा कि रामू के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। रामू बेजान होकर पलंग पे पड़ा था। सबकी चित्कारों से पूरा घर कांप गया। सब सिसक रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। दासी भी, और दासी की गोद में छोटा एक बच्चा अपने पापा से लिपट लिपट के रो रहा था। और इधर रसिया, उस वक्त उसे कुछ नहीं याद था, ना दासी, ना उसका बच्चा, ना कुछ और कपट। सिर्फ उसको रामू और अपनी कहानी याद थी। उसके सीने से लगकर रोती रही बहुत देर। बहुत देर तक सब फिर शोकाकुल बैठे रहे। बातचीत होने लगी। फिर अंतिम संस्कार की बात होने लगी तो लोगों ने दासी से कुछ कहा धीरे से कान में। दासी ने आंसू बहाते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है इनके इलाज की वजह से। और अब मैं अभी किसी से अपने गहने बेच के या गिरवी रख के उधार लाती हूँ। ये बातें पास में बैठी रज़िया के कान में पड़ी तो उसकी अंतरात्मा रो चुकी और बहुत कस के चिल्ला के रोई। और रज़िया ने दौड़ के दासी का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, कहाँ जाती हो? और सारे गांव वालों के सामने बोली, मेरे जिंदा रहते और मेरे यहाँ मौजूद रहते ना तुम्हें कोई जेवर बेचना है, ना कोई उधार लेना है। मैं हूँ तेरी बहन, आज से तू मेरी छोटी बहन है और ये बच्चा हमारा है। इस तरह से आंसुओं में उनके सारे दाग धुल चुके थे और दोनों लिपट के रोने लगी। सारे गांव वालों की आंखें नम हो गईं। कितना बड़ा दिल था रज़िया का कि उसने उसको माफ़ कर दिया। आज उसे कोई शिकायत नहीं थी और रज़िया को भी ये बात का एहसास था कि रामू चला गया, अब जिम्मेदारी मुझी को उठानी है। दासी ने उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी कि दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जितना आपके साथ अत्याचार किया है उसी की सज़ा भोग रही हूँ। मैंने रामू को आपसे छीन लिया था, ना रामू मेरा हुआ ना आपका, और देखिए भगवान के पास चले गए। मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल चुकी है दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रज़िया ने कहा, नहीं, ये कोई सज़ा नहीं थी, गलती मेरी है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। एक ना एक दिन तुम्हें समझ आ जाती, तुम मुझसे छोटी थी, मैंने जल्दबाजी की। इस तरह से शिकवे गिले दोनों करती रहीं। शाम को रज़िया के पैसों से रामू का अंतिम संस्कार हुआ ठीक ठाक अच्छी तरह से। और इसके बाद धीरे धीरे करके पास पड़ोस वाले रिश्तेदार जो आए हुए थे वो कम होने लगे। और जब भीड़ घर में कम हुई तो रज़िया ने दासी से सब पूछा कि कैसे क्या हुआ, मेरे जाने के बाद क्या हुआ। तो दासी कहने लगी कि आपके जाने के थोड़े दिन के बाद ये बीमार से रहने लगे और ये छोटा बच्चा मेरे पेट में था तो मेरी भी हालत ख़राब रहती थी। इधर मेरी भी काया जर्जर होती जा रही थी, उधर ये बीमार थे। उधार वालों ने ज़्यादा उधार चढ़ जाने की वजह से उधार भी बंद कर दिया था। पैसे ना होने की वजह से वैद्य भी जी चुराने लगे थे इलाज में। इस तरह से इनकी काया जर्जर होती गई और हमारा घर बर्बाद होता रहा। धीरे धीरे करके आपकी बसाई हुई जो गृहस्थी थी वो बिकने लगी और जो सामान आपने तिनका तिनका करके जोड़ा था वो सब इनके इलाज में और घर के खर्चों में बिक गया। अब हमारे पास कुछ नहीं है और मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ कि इस घर की बर्बादी की मैं ही वजह हूँ। और दीदी जो भी आप आज मुझे सज़ा देंगी
आज मुझे कबूल है। रज़िया ने उसे अपने सीने से लगा लिया कि नहीं। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की ज़ुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौंत। तुम सोचो, मेरे पास कोई औलाद नहीं है। रामू और मैं दोनों पति पत्नी थे। आज मेरे पास उनकी कोई निशानी नहीं है। तुम दोनों उनकी निशानी हो। मैं इस निशानी को कैसे खो सकती हूँ। आज से तुम चाहे मुझे बड़ी बहन समझो या माँ समझो, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम दोनों के लिए निभाऊंगी। तुमको किसी चीज़ की कमी ना होने दूंगी। जो तुम दोनों के लिए रामू ना कर सका वो मैं करके दिखाऊंगी। और तुम दोनों इतने कमज़ोर हो गए हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा। गाय का क्या हुआ जो गाय मैं छोड़ के गई थी, आंगन में बंधी रहती थी। वो बोली कि हमारे इतने फाके पड़ने लगे थे कि आखिर वो गाय बेचनी पड़ी। और ये छोटा बच्चा गाय का दूध पीता था। जब गाय बिक गई तो इसको दूध के भी लाले पड़ गए। इसको ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ मैं ऊपर की चीज़ें ऐसे ही देती रही, इसलिए ये कमज़ोर है। सारी बातें सुनकर दोनों बहुत दुखी हुई और रज़िया ने संतावना दी कि तुम्हें अब कोई दिक्कत ना होगी। और उसको भी बहुत अफसोस हुआ कि मैंने इतना बुरा किया, तब भी ये कितनी शरीफ औरत है। लेकिन रज़िया ने एक बात कही कि देखो दासी, ये भी मेरा घर है, इसको मैं पूरे ध्यान से जिम्मेदारी से देखूंगी, हर फ़र्ज़ निभाऊंगी। और उस गांव में भी मेरा घर है जो कि मैंने तिनका तिनका करके बसाया है। वहाँ भी मेरी खेती बाड़ी है और घर अच्छा खासा मेरा है। तो अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम वहाँ रहो, अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम यहाँ रहो। तुम्हारे लिए पूरी आज़ादी है, लेकिन अलग अलग भी रहेंगे तब भी मैं बराबर देखभाल करूँगी। कुछ दिन वहाँ कुछ दिन यहाँ, तुम्हें किस बात की दिक्कत ना होगी। इस तरह से रज़िया ने एक अच्छे स्कूल में उस छोटे बच्चे का थोड़े दिनों के बाद नाम भी लिखवा दिया। बच्चा स्कूल जाने लगा। माली हालत सही हो रही थी, दोनों की हेल्थ भी सही हो गई और पहले की तरह सब अच्छा हो गया। और रज़िया की समझदारी से, उसकी कुर्बानी से दोनों घर आबाद हो गए। राजू जो अपने पीछे एक कलंक छोड़ के गया था, वो रामू की मौत से धुल गए। आज किसी को किसी से शिकायत ना थी। ऐसे ही बेख्याली में कहीं जाते समय अचानक रज़िया की नज़र आसमान की तरफ पड़ी। उसे लगा कि राजू कह रहा है कि रज़िया, तुम बहुत अच्छी समझदार औरत हो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुमने इतना सवाब का काम किया है। आज मैं और भगवान और सब तुमसे बहुत खुश हैं। अब तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगी। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, इसीलिए भगवान ने मुझे बुला लिया। यही सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं और वो अपने गंतव्य की तरफ चली गई। साथियों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। हमने और आपने देखा कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। चाहे वो हम इसको आकस्मिक बात समझ लें कि वो बीमार हुआ, या उसकी बर्बादियों को ये समझ लें कि वो तो आनी ही थी, जब वो बीमार हुआ तो काम पे नहीं गया और इत्तेफाक बनते गए। ऐसा नहीं है साथियों। हमारे कर्म सिर चढ़ के बोलते हैं और सबको दिखाई भी देते हैं, चाहे हम कितना भी छिपा के कोई काम करें या सार्वजनिक तौर पे करें। इसलिए जो भी ज़िंदगी में चाहे छोटे फैसले लें या बड़े फैसले लें, जो भी कदम उठाएं बहुत सोच समझ के उठाएं और ये भी देख लें कि हमारे उस कदम के उठाने से किसी को कोई कष्ट तो नहीं। मानवीय इंसानी दिल को दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। किसी की कब्र पे जैसे घर बनाया जाता है तो उस दुख भरे अंदाज की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से बहुत सी फैसले हम लोग ऐसे कर जाते हैं कि वो किसी के दिल को तोड़ते हुए निकलते हैं। सोचिए साथियों, कितने दुख की बात है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं।
कि कोई हमारे फैसलों से टूट जाए, तड़पने लगे, उसके दिल से आहें निकलें और दिल रोने लगे, वो कुछ बोल ना पाए, खामोश हो जाए, तो क्या हम खुश रह पाएंगे? इसकी कल्पना मात्र से हम सिहर जाते हैं। और ये बड़े बड़े और छोटे छोटे ऐसे उदाहरण हैं कि हमको सच्चाई के रास्ते पर और अच्छे रास्ते पर चलने पे और अच्छे फैसले लेने पे मजबूर करते हैं। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की ज़ुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौंत। अभी भी हम कभी कभी बेख्याली में या मजबूरी में या अपने फ़ायदे को देखते हुए कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे आसपास वालों को, हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को नागवार गुजरते हैं। फिर भी उस वक्त हम अपने फ़ायदे के लिए बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखते हैं। आँखें तब खुलती हैं जब हम बर्बाद हो रहे होते हैं और हमारे चारों तरफ हमारी मदद के लिए कोई नहीं रहता। फिर हम दुहाई देते हैं, पुकारते हैं। उस वक्त हमें एहसास होता है कि ये बात हमने गलत की और हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। इसलिए साथियों, ऐसी नौबत कभी ना आए कि हम इतने बेबस हो जाएं कि अपनी दर्द भरी आहों को लेकर, ज़िंदगी को लेकर किसी के सामने झोली फैलाएं और कोई मदद के लिए ना खड़ा हो, और खड़ा भी हो तो ऐसी तरह से हमारी मदद करे जैसे भीख दे रहा हो। हमारे अंदर खुददारियाँ हैं, हालातों से लड़ने की शक्तियाँ हैं और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई किसी का दिल तोड़ दे तो वो फिर भी जुड़ जाता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। उस पर कोई चोट कर दे तो इंसान नहीं भूलता है। इसलिए हमें अपने फैसलों को बहुत सोच समझ के लेना है। साथियों, यही मेरी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। मेरी आज ईश्वर से यही दुआ है, आप बहुत खुशी से रहें, फले फूलें, आपकी हर कामना पूरी हो और ज़िंदगी के छोटे बड़े, अच्छे बुरे, जैसे भी फैसले आप लेना चाहते हैं लें, लेकिन बहुत समझदारी से, और ईश्वर आपके दिल में प्रवेश करके उन फैसलों को जो ख़राब हैं वो हमेशा के लिए आपके जहन से, दिल से मिटा दें और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए उन विचारों को भर दे, उन फैसलों को भर दे जिससे किसी को कष्ट ना हो और आपको कामयाबी मिले, आपका मार्ग प्रशस्त हो। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगली कहानी में मिलते हैं साथियों। आपकी अपनी जैस्मीन। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।